started planning at 40. फायर के अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत लेट है. So a lot of people do these simple maths and then highly miscalculate what the retirement corpus needs to. Was 50 the right age, or looking back do you feel like you could have retired early? हम जब 20s 30s में हमें लगता है कि life is hunky dory. I will live on loaned money on credit and I will be able to pay back when I earn more tomorrow. But who knows what is tomorrow? Then versus now that you've retired, in दोनों time periods में what is the difference between your corpus? Has it grown or has it shrunk? जब भी आप रिटायरमेंट लोगे उसके बाद आपका कॉर्पस बढ़ेगा. ये आपको हिट करेगा 15-20 साल के बाद कि सडनली आप रियलाइज करोगे कि आप घटना शुरू हो गए. So then how do you protect yourself against that dip when you're planning for your retirement? What if I live till 105? Then आखिरी 5 साल का क्या होगा? Honestly, I don't have an answer. Hello and welcome to another episode of the Net Worth Show. मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर समित सिंह, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हैप्पी रिटायरमेंट एंड समवन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 30 years इन द फाइनेंशियल स्पेस. आज हम बात करेंगे उनकी रिटायरमेंट जर्नी के बारे में एंड कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए भी एक रिटायरमेंट रोड मैप बना पाएँ. आज हम बहुत सारे केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे अबाउट पीपल लाइक यू एंड मी एंड उन रियलिटी चेक्स के बारे में बात करेंगे अबाउट रिटायरमेंट दैट नो वन टॉक्स अबाउट. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. सर आई नो कि आपने 50 की एज में रिटायर करा था एंड आई वांट टू नो दैट एंटायर स्टोरी. या आप एक दिन उठे एंड यू वर लाइक कि अब मुझे रिटायर करना है, हो गया मेरे कॉर्पोरेट लाइफ से, और वाज देयर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्ड? Could you ask that question? क्या है कि I started working around when I was around 23, 24, right? So उस उम्र से I've been working and I've done well by my own judgment in terms of कि I started working with some of the good brands, like my second job was with Citi and then worked with UBS, which at one point in time was known as the Swiss bank. I've worked with my role was with JP Morgan Chase in India. जो last 27-28 years मेरे career के थे, at a certain point of time I had changed cities, I had changed jobs, though not often. I can very proudly say कि last 17 years I did only 2 jobs, which is like I was 7-8 years with UBS and 10 years with JP Morgan. तो एक टाइम पे ये आ गया था कि अब मैं जॉब और चेंज नहीं करना चाहता हूँ. फिर बिकॉज आई वॉज इन वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ही था ऑल थ्रू. आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन मोर अराउंड रिटायरमेंट प्लानिंग अराउंड द एज ऑफ 40. तब तक तो खाओ पियो मस्त रहो, इट डजेंट मैटर कहाँ लगाया है, 10 के 20 हो गए या 10 के 5 हो गए, इट डजेंट मैटर टू मी, राइट. फिर आई स्टार्ट सीरियसली थिंकिंग, टॉकिंग अबाउट इट. आई रेड लॉट ऑफ कंटेंट. उस ज़माने में ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जो भी था, सो आई स्टार्ट डूइंग इट, डिड माई ओन रिसर्च, प्लस आई वॉज इन दैट इंडस्ट्री एज वेल. And then I started giving the serious thought. So it took me around 10 years. By the time I was 50, I realized I had enough to take care of me. Last 1% situation, rare circumstances का तो कोई plan नहीं कर सकता है. But बाकी आई न्यू कि आई हैव डन इनफ टू टेक केयर ऑफ मी. तो मेरे दिमाग में माइंड इज़ अ वेरी कनिंग थिंग. हर सुबह उठ के लगता था, इवन दो आई वाज एंजॉइंग माई जॉब, बट डू आई नीड टू डू इट, डू आई नॉट टू डू इट, शुड आई डू समथिंग एल्स. तो एक टाइम ऐसा आया कि अराउंड द एज ऑफ 50 देन आई सेड आई वांट टू मूव ऑन. सो देन थिंग्स फेल इनटू प्लेस, एवरीथिंग वाज फाइन. सो then I sort of quit. I was actually 50 years and maybe 3 months when it was my last working day. And that's where I am, and that's been my journey. And I'll say I've been lucky in that. But it's both interesting because you started planning at 40, which I think is currently फायर के अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत लेट है. सो देन हाउ डिड यू लाइक एक्सपेडाइट योर रिटायरमेंट कॉर्पस को जो बिल्ड करने का प्रोसेस है इतना ज़्यादा दैट यू वर गुड टू गो इन द नेक्स्ट 7 years? So till the age of 40, it is not that I did not have, they were not very good savings. I was very limited in terms of my thought process and approach. तो या तो थोड़ा बहुत FD में होता था, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स में होता था. A lot of it was in real estate. And that's when around the age of 40, when I started reading, I started researching, I did some calculations in maths. Then I one by one started, see, in a way I bought a house, though it in itself a house may not have given me great returns, but it was a very beautiful product of forced saving. तो वो तो मतलब आप एक बार को SIP रोक सकते हो, आप अपनी EMI नहीं रोक सकते हो.
So that was, I would say, a blessing in disguise for me, because फिर when I thought कि being too heavy in real estate is not good, I started selling one by one. Took me 4, 5, 6 years to sell off 3 of my properties. But that money that I got from it may not have been great in terms of returns, but when I redeployed it in better products, by that time I understood which are the right products, what is asset allocation. उस सब की वजह से फिर ये हुआ कि it got fast tracked very quickly. Yeah. And can we now talk about a roadmap या what was your exact framework to calculate कि बॉस मेरे को तो रिटायर करने के बाद इतना XYZ crores तो लगेगा. So what was your retirement corpus and also what was your strategy to build that amount? Good you asked that question, because when I started reading and researching, आप, और ये बड़ा easy है किसी के लिए, right? आपको मेरे को बताने की दुनिया को ज़रूरत ही नहीं कि गूगल पे टाइप कर लो रिटायरमेंट कैलकुलेटर, तो 50 वेबसाइट्स आ जाएंगे. Show me 2 websites which will give you exactly same output. There will not be any. Very true. Right? कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा. और कैलकुलेशंस के लिए आप 4, 5, 6 क्वेश्चंस पूछते हो, मतलब जो वेबसाइट्स होंगी. आपका इनकम कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, कब आप रिटायर होना चाहते हो, आप कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न एक्सपेक्ट, ये 4, 5, 6 क्वेश्चंस होते हैं. माई व्यू इज देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज इनटू good retirement planning, because every one individual's life is different. True. Their challenges are different, their expected or unexpected scenarios will be very different. Yeah. If there is somebody who's a bachelor, it is not only that his expenses would be less, but it could be that his expenses are more. Yeah. He's a bachelor, maybe he's traveling more, he is spending more on himself, etc. Versus somebody who's living with, let's say, in a joint family, has 4 adults in the house who are senior citizens, maybe their expenses are more. तो 2 लोग वही नंबर डालेंगे कि मेरी इनकम 1 लाख है, मेरे खर्चे 80,000 हैं, मेरे ये, but can both have a same retirement corpus need? No. So there are a lot of more other minor factors that go into it. Yeah. And therefore I would say it's better to create your own. I did that. मैं ये नहीं expect करता हूँ कि हर कोई कर पाएगा, but I did my own. So talking about my own stuff, मैंने एक simple Excel file बनानी शुरू करी, which I refined over 3-4 years, where I would really track my expenses. I would track how my savings were, how my investments were. Investments कैसे grow हो रही हैं, मेरे expenses कैसे grow हो रहे हैं. What are the unplanned things that came into my whole thing. So I fine-tuned my retirement calculator से मैंने लगाया हिसाब, मेरे को हर 7-8 साल का एक कार खरीदनी है, right? मुझे ये realize हुआ कि I have to reduce real estate exposure, increase investments. Investments also in a certain ratio. ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ equity में डाल दूँ, because मैंने COVID time पे देख लिया. My equity side of portfolio fell by almost 40%. So एक स्टेज थी, मैं सोच रहा था रेडी टू रिटायर टुमारो, सडनली झटका लगा कि अरे अगर ये हो गया 40% पोर्टफोलियो गिर गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा. बट आई हैड अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन डेट ऑल्सो, दैट हेल्प मी, दैट वाज लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर मी, दैट ensured that at a portfolio level, which is debt plus equity, my total max peak fall was maybe around 17%. So then I realized the value of debt. और अच्छे टाइम में आपको लगता है अरे यार फिक्स इनकम में, FD में, बॉन्ड्स में क्यों डालें, ये तो 7-8-9% दे रहे हैं. पर जब इक्विटी 40% गिरती है तब वही 7-8% बहुत अच्छा लगता है. वो जब झटका मिलता है तो इसका थोड़ा अप्रिसिएशन बढ़ता है. वेरी ट्रू. या तो लाइक यू मेंशन कि people of the same age group, उनकी requirements बहुत अलग हो सकती है. So then how do you go about planning your retirement corpus if you're a 20-year-old versus a 30-year-old and a 40-year-old? तो इन तीनों age groups के लिए what are the broad ways that you would go about planning your retirement corpus? Okay, good. I'll tell you from my real experiences. There are a bunch of 20-year-olds who reached out to me for sort of help, guidance, and advice. There's one girl who reached out to me. She was like, she just started her career. She had, my monthly take home is 50. I want to invest 40. I was like, how can you survive with 10,000? So she was like, no, I have to make it work. Because at one point in time, we used to have a lavish big bungalow. We had 2 cars, this, that. And then my father's business went through a terrible thing. Partner ditched him. And we are now, everything is sold. So she was very clear ki Samit, by 35, I have to become, and she was like 22 or something. She said, by 35, I'm very clear I have to become financially independent. Okay. And not a jazzy word. For me, it is important. I realize the value of money.
Yeah. So I don't want to have I may work till 60, but I want to be financially free by 35. वो एक scenario था. There's another young chap who reached out to me, very matured, sensible guy, who was like, I want to invest everything in very safe. मेरे को FD से बस 2% ज़्यादा भी मिल जाएगा, I'm okay. And I'm like, oh, dude, you're 25. You have a whole life ahead of you. Take some risks. Put more in equity. Have a mix, but have some exposure to equity. He was like, dead clear, no. आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 3 साल के बाद मुझे बाहर जाके US में पढ़ाई करनी है. I want to be sure कि I don't go through a situation where my savings are down. तो मेरे इंसिस्ट करने के बावजूद कि मैं अच्छा 80-20 रेशो में कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा 20% तो इक्विटी, ही वॉज वेरी क्लियर. अब इतनी क्लैरिटी के साथ आ रहा है एंड ही इज हैप्पी विद FD प्लस 1 or 2%. सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर एंड बाय द वे देयर इज अनदर वन who is 27 or so, and this person is the only son. Father has a big bungalow in Cochin, and he's 100% equity. And I was like, भाई थोड़ा तो डालो ना तुम fixed में, safe में. He says, सर मेरे पास घर है और मेरी सैलरी में मेरा PPF, PF, वो EPF कट रहा है. So he's like, that is more than enough. बहुत बुरा होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा. एंड आई एम हैप्पी इन कोचीन. वी हैव सम पेपर फार्म्स एंड ऑल दैट. सो मेरे को ऐसी लाइफ की टेंशन नहीं. आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क. सो अब आप देखो 3 अलग सिचुएशंस हैं. एक रिस्क एक बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है, एक रिस्क 100% लेने को तैयार है, एक बोल रहा है बैलेंस लेना है, सो दैट इन नेक्स्ट 12-13 years आई बिकम फाइनेंशियली फ्री. सो यू गेट ऑल वैरायटी ऑफ पीपल. सो माई एडवाइस, शगुन, विल नॉट बी वन सिंगल एडवाइस. इट कैन नॉट बी. एंड देयरफॉर पीपल शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सेइंग कि मेरे लिए जो काम करे मे बी दैट इज अ लिटिल डिफरेंट और इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड. बट इन जनरल, कमिंग बैक टू योर आंसर ऑन 20s, देखो 3-4 मोटे मोटे बड़े एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ. सबसे पहले तो इमरजेंसी मनी होना चाहिए, राइट? एंड व्हाट डज इमरजेंसी मनी मीन्स? अगर सडनली कल कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया कि आपको चाहिए कुछ पैसे, राइट? कैन यू मैनेज इट विदाउट बोरोइंग इट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स? बिकॉज हो सकता है वो ना दे पाएँ उस टाइम पे, राइट? तो आपके अपनी कुछ होनी चाहिए कि, और वो इमरजेंसी मनी का मतलब ही नहीं कि उसमें आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो. वो ज़रूरी है कि आप हाथ लगाओ और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाए. द सेकेंड थिंग दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज हैविंग गुड इंश्योरेंसेज, राइट? विच इज़ अगेन लिंक टू सॉर्ट ऑफ कि एनी इमरजेंसी कम्स इन, इट शुड बी कि आप पहले अपना बल्क आउटफ्लो को कंट्रोल कर पाओ, राइट? और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं विच कुड बी रिटायरमेंट प्लानिंग, वेकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, और आफ्टर दैट इफ योर किड्स देयर एजुकेशन प्लानिंग. सो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं. इफ़ यू वांट टू go and study abroad for your own self, you may want to sort of start building a kitty for that as well. Okay. In 30s, now the game starts changing. Assuming by that time you have a significant other in your life, your insurances need to go up a little, your emergency funds need to go up a little. You should now start seriously thinking about retirement planning in a way. Start investing a little bit. I would say in 20s and 30s, my advice is stay on rent. I would rather say because rent पे भी tax advantages हैं और home loan पे भी हैं. I would rather say take it on rent, और जो पैसा बचेगा you rather divert it towards saving, whether it is mutual funds, direct equity or whatever, or youngsters may want to take a higher risk in, let's say, some other products. But point is to sort of let that money grow. Time is a big advantage. And then towards 40s is where I would say now you're peaking in your career, you're doing awesomely well, but at the same time you have kids who are in school and all of that stuff, so you have to then rebalance a lot of those things. Your exposure to equity should increase a little more, which naturally will, because you're investing more. आप अगर 5,000 की SIP 20 की उम्र में कर रहे थे, 40 की उम्र में I'm sure आप 1 लाख की भी कर पा सकते हो, right? So those things can obviously automatically change your asset allocation and mix. By 40s it is very important, become by end of 40s, if not mid 40s, I would say please become totally debt free. If you are taking a home loan when you're 40, my advice will be by 47, 48, 49, please try to wrap it up. Okay. Be it a home loan or a car loan. By 50s, you should not enter into a life of having some debt exposure. The way I look at it in private sector at least, after 50, retaining a job and growing in life and career is at risk. अब किसी को आज से 5 साल पहले नहीं पता था AI आएगा और ऐसे उथल पुथल मचाएगा. आई एम फ्रॉम बैंगलोर वेयर आई सी अ लॉट ऑफ IT पीपल गोइंग थ्रू स्केरी मोमेंट्स इन द मिड करियर. अब आज से 10 साल बाद क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी मुझे नहीं मालूम. तो जो आज 30 साल का है मुझे नहीं पता व्हेन दैट पर्सन इज 40 वेदर ही विल हैव अ जॉब और नॉट. सो मैं ये बोलूँगा, इफ़ यू कैन डेफर सम ऑफ योर
wants Yeah. a little, that'll help you do whatever you want to do later, right? Yeah. आप spend तो बाद में कर सकते हो, पर बाद में अगर earn नहीं कर पाए तो क्या होगा? So if you want to buy a jazzy car in 30s में बोल रहा हूँ, वो jazzy car 40s में लो but 40s में ले लो, right? If you want to spend on a 4 BHK, I would rather say be happy with 2 BHK and then slowly sell, use your capital gains, buy a 3 BHK and then slowly upgrade. Rather than एक बार में आप सोचो कि मैं एक आलीशान सपनों का महल बना लूँ. So that sort of, disturbs your whole financial planning, and then it gives you a chance to fine tune your plans. हर 5-7 साल का you can see कि now I'm doing well, so I can take a 4 BHK. I'm not doing well, let me stay in a 3 BHK. So वो आप fine tune कर सकते हो. So remember, upgrade in life is very easy. Be it lifestyle, be it expenses. But downgrade is a very tough job. Yeah. चाहे हमें बड़ी अकल है, समझ है, पर किसी को आप बोलो कि एक बार आप यूज्ड हो गए एक लाइफस्टाइल से, आप उसको डाउनग्रेड कर लो, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो आप ये समझ लो, आप थोड़ा संभल के पैर बढ़ाओ तो अच्छा है, बिकॉज वंस यू टेकन द स्टेप, stepping back will be difficult for you because of people around you and the friend circle that you developed. So if you're used to partying in a 5-star every weekend, it's great when you can afford it. आप जब अपने आप वो रोकने की कोशिश करोगे, आपका फ्रेंड सर्कल मजाक उड़ाएगा, योर स्पाउस मे नॉट लाइक इट, योर किड्स विल से डैड आई एम यूज्ड टू गोइंग टू अ पब एवरी वीकेंड. सो वो बहुत चीज़ें हैं जो वापस रोकना मुश्किल है. आई वुड रादर से जो डेफर कर सकते हो वो थोड़ा डेफर करो. सो दैट्स 20s, 30s and 40s. 50s is a very different game. I would say you, as I said, you should be debt free by then. Reduce your life insurance because you build some net worth by that time. Health insurance उसके बाद कोई ज़्यादा कुछ देगा नहीं, because by 50s you may have some ailments and issues. तो जितनी max आप health insurance ले सकते हो 40s में ले लो तो अच्छा है, 30s में ले लो तो अच्छा है. चाहे आपको कुछ साल बिना बीमारी के ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, पर अगर कभी 50s में कुछ इशू आया तो you already have a nice big cover to take care of you. Even in 60s and 70s, there are very complex mix verses. 2 घर हैं, 3 प्लॉट हैं, FDs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, and one member in the family, either the husband or the wife, is not interested to look at क्या हो रहा है घर में. So how to manage those finances, it's so difficult. So I would say in 60s and 70s you should simplify. अगर आपको less returns भी मिलें, पर अगर simple है कि आराम से पैसा आ रहा है घर में. I know a senior citizen who reached out to me. He is 68 or 69 and therefore he is not able to use his thumb and fingerprint for a lot of transactions, including Aadhaar and all. It leads to new set of challenges which you would have not thought of. This is very unexpected. I know a CEO, a retired CEO of a very good multinational who is 64, 65, but he has started getting symptoms of Parkinson's, which is in itself is a big concern because it will be a spend and all, but the bigger concern is he can't sign a check. Right? So there are things which you don't plan for. हम जब 20s, 30s में हमें लगता है life is hunky dory, you live only once, YOLO, and मैं आज I will live on loaned money on credit and I will be able to pay back when I earn more tomorrow, but who knows what is tomorrow. I think that's a very good wake up call, and especially जब आपने बोला ना कि life को, I think the internet has really glorified life में upgrades and glow ups that now I can afford this car, now I got my first Merc, but I feel like once you made that upgrade and then जब life hits you and gives you a reality check, but to it's come too late back down, to rectify it. that in itself is a very big goal. Actually, like you mentioned कि आपने बहुत सारी cities में काम करा and you had a home in all of those cities. Now there's one thing on the internet that I see a lot of people comment about, and it's that a lot of people like you recommend कि आप rent कर लो early on in the career. But then people in the comments are like, sir के पास खुद का तो घर है. Then why is he recommending us? They want to keep this, they want to do... So there is a lot of this contradiction. Valid point. Yeah. So I'll tell you, out of all the first house I bought was maybe around 2002, 3, something like that. I've had, so in 2003, then maybe 2006 or 7 I bought second house, 9 I bought my third house, in 2010, 11 I bought my fourth house, 13. Point is this, in all of these 4 cities and I bought when I was there, I've stayed in my own house, all told, maybe 1.5 years. So I bought a house which is under construction, so hum rent pe the. By the time that house was ready, I got in the job, moved on. Right? Or by the time I bought something,
but then it was 3 BHK. We wanted to stay in a 4 BHK, so I gave mine on rent and I stayed on rent. So I've seen the story on both sides, and I can understand to somebody who comes from a very simple calculation to say अपना घर है, मैं किसी और को रेंट दे रहा हूँ तो परमानेंट आउटफ्लो हो गया, हमेशा के लिए गया, तो इससे अच्छा अपने घर में EMI देने is better than paying rent to a landlord, right? But do those maths. I'm not saying every time, but in 90% times you will realize that it's not a very smart decision. So I'm saying is buy. I'm सीधा straight away 4 BHK लो, अच्छा लो, बड़ा लो, whatever you can afford based on your capability at that point in time. But that's my experience, and I have seen and spoken to so many people, including cities like Bombay, which is considered an exception. जहाँ बोलते हैं बॉम्बे में तो कभी प्राइस गिरता ही नहीं है. I've seen people, maybe they were not in Colaba, they were suburbs of Bombay, but they were like कि we have hardly got 3% 2% appreciation. मैं ये एक मकान लेके बैठा हूँ 10 साल से, hardly कुछ मिला. So there are all kind of stories. My view is house is a big expense. It's a big dent on your big planning. Yeah. I'm saying is save that money, and then the day you go in with full blank and buy something massive and nice and big. Yeah. तो now let's come back to your corpus and your story. Okay. जब आपने रिटायरमेंट करने का प्रोसेस में थे, you were planning and building and working, then versus now that you've retired, in दोनों time periods में what is the difference between your corpus? Has it grown or has it shrunk? Okay, very good question you ask, because I'll tell you, anybody who's planning retirement and if they do some pen and paper basis, देखो पहली बात तो ये कि it's a financial decision. It is a multi-level decision, by the way. It's a financial decision, it's an emotional decision. Okay, and we can cover that emotional decision. It's a very big emotional decision. Absolutely. It's also a family decision. You cannot take the decision in isolation. But sticking to the financial aspect of it, अगर आपने based on your net worth you decided to quit, you have to understand पहले 10, 15, 20 साल तो money has to grow only. Okay. If you put in a simple graph which talks about how your money will grow, तो आपका पैसा grow होगा, आप उसमें थोड़ा सा निकालोगे क्योंकि मेरे annual expenses हैं, अगले साल और grow होगा, तो पहले 15-20 साल तो वो पैसा will be like going up only. Yeah. Right? And what you're drawing is less. But अब क्या है कि आपके टाइम के साथ एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे बिकॉज ऑफ sheer inflation. Even if you don't do new expenses, it is only in the last 10-15 years of your life, let us say once you are 75-80 and for each one the number will be different, if suddenly you will see कि expenses तो अब almost double triple हो गए हैं. Yeah. Right? But you're not adding new money to that kitty. It is only the existing money that's growing. अब आपका जो withdrawals हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं. और उसके बाद अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो डिस्पाइट यू टेकिंग मनी आउट, एंड लेट्स गिव अ रॉ एग्जांपल व्हिच इज नॉट एक्यूरेट बट जस्ट टू गिव इट विद नंबर्स. लेट अस से आपके पास 3 करोड़ हैं, राइट, और आप महीने साल का मान लो आप 10 लाख रुपए निकालते हो, तो आप बोलो मेरा 3 करोड़ है, 10% भी आया तो 30 लाख बढ़ जाएगा. इधर मैं तो सिर्फ 10 ही निकाल रहा हूँ, तो 20 लाख नेट बढ़ गया. अगले साल भी ऐसे कुछ होगा. पर एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप जो 10 लाख निकाल रहे हो वो आपको 20 लाख निकालना पड़ेगा, बिकॉज योर इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंसेस. उस टाइम पे क्या होगा कि योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्लैटनिंग आउट. फिर अनदर 5-10 years लेटर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लाइफस्टाइल वही रख रहे हो 10 लाख वाला, पर 40 साल 30 साल के बाद हो सकता है आपका एक्सपेंसेस विल बिकम 30-40 लाख. उसके बाद जो ग्राफ शार्प ड्रॉ डाउन होता है, इतनी स्पीड से डाउन नहीं आएगा. उस टाइम पे यू आर ओनली विड्रॉइंग बिग चंक्स ऑफ मनी एंड यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू इट. सो ये तो मेरे को एक कंसेप्ट बताने की बात थी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज ग्रोइंग, बट व्हाट आई हैव आल्सो डन इज आई हैव done a future projections of all my annual outflows and inflows for the next 40-50 years. Okay. मैं उस पे above हूँ कि below हूँ, that is important. Yeah. तो बढ़ रहा है. But is it increasing at the same pace at which it should or not? I would say right now I'm in a safe zone. Okay. Right? पर सभी का बढ़ेगा. जब भी आप रिटायरमेंट लोगे उसके बाद आपका कॉर्पस बढ़ेगा ही, राइट. ये आपको हिट करेगा 15-20 साल के बाद, कि सडनली आप रियलाइज करोगे कि आप घटना शुरू हो गया. बिकॉज आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल. समबडी रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड, समित मेरे पास 1 करोड़ है, अगर मैं 6% FD में डाल देता हूँ तो मेरे को साल के मतलब 6 लाख आ रहे हैं, इट इज 50,000 पर मंथ. कह रहा है फॉर नाउ लीव द टैक्स असाइड, छोड़ दो आप. तो मान लो मेरे पास 6 लाख रुपए आ रहे हैं, 1 करोड़ है, 6% इज 6 लाख, मेरे 50,000 महीने के खर्चे हैं.
तो मेरा तो काम चल गया, तो मैंने 1 करोड़ की एफडी करा दी, अब मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। मैंने कहा भाई अगले साल भी आपको 6% ही मिलेगा, पर अब आप 6 लाख की जगह आपको 6.5 लाख चाहिए, अब थोड़ी महंगाई बढ़ी है, तब क्या करोगे? तो ही स्माइल्ड, ही सेड समित इसीलिए ना मैंने 1 नहीं 2 करोड़ की एफडी रखी हुई है। सो इट्स लाइक बॉस, हाँ आपको अगले साल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सेम प्रॉब्लम आएगी पर 10 साल बाद आएगी। Exactly. राइट? सो डोंट थिंक you're done with it. So a lot of people do these simple maths and then highly miscalculate what the retirement corpus needs to be. Yeah. अगर हमने ये रियलिटी चेक्स ले लेके देयर इज टैक्स, देयर इज इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल में जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ओनली एवर गोइंग टू इंक्रीज. कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, what is the kind of checklist that we can make when we are actually calculating our retirement corpus? Good question. I would say, see, things that you should keep in mind, lot of things, but I may miss some on the list, but I'll say whatever I can. You should know your income, Okay. which could be active or passive. Active is through salaries and all. Passive could be I'm getting through interest, or मेरे को rent आ रहा है, मेरी book की royalty है, and you know, or I have a YouTube channel I'm earning from it. So whatever is all of those channels. Right? And then your expenses, and you have to factor in expenses, not how you're living today, but maybe even how you would live in future, right? So don't only, if you're a bachelor today, don't think कि मैंने expenses factor कर लिया. What if you're married? What if your spouse is not working as much as you are? Yeah. Do you want to have 1 child or 2 child, right? Not always that a decision you can plan in advance for, but you need to do a numerical exercise on the side of caution, right? Okay. Again, health expenses, you have to factor in tax. I'll tell you a classic example in my own case. When I took a retirement, long-term capital gain. So actually, if you go back some years back, maybe 8, 9, 7, 8 years back, there was no LTCG. Yeah. तो अगर मैंने लॉन्ग टर्म रखा है पैसा और उसके बाद अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 1 पैसे का टैक्स नहीं देना है, राइट? एंड देन सडनली बिंगो देयर इज अ 10% टैक्स, राइट? When I took retirement, LTCG was 10%. तो अगर मैंने इस साल कुछ, मेरे को तो पैसे चाहिए घर चलाना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट में बेचूंगा, मान लो मेरे 10 लाख का LTCG आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मुझे सिर्फ 1 लाख टैक्स देना है. एंड आई हैड प्लान फॉर इट, लेट अस से ड्यूरिंग द टाइम रिटायरमेंट. देन couple of years back it suddenly became 12.5%. अब आप ये मत बोलो कि 2.5% बढ़ा है. 10 से 12.5 is not 2.5% increase. For me it is a 25% increase on my tax outflow. Yeah. Right? अब मैं 10 लाख की जगह 12.5 लाख दे रहा हूँ, 2.5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, which on a base of 10 lakh is I'm paying 25% more. Yeah. If I have not factored those kind of exceptions into my system, then अब अगली सवाल ये आता है कि कितना प्लान करो, right? अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि अगले साल और 10 साल और 20 साल और 30 साल बाद क्या टैक्स होगा, राइट? सो यू हैव टू कीप सर्टेन लेवल ऑफ मार्जिन, एंड यू हैव टू वाइजली एंश्योर कि अगर वो, मान लो मैंने 20 के हिसाब से प्लान कर रखा है, अभी 12.5 ही दे रहा हूँ, तो आपको बैलेंस 8.5% यू हैव टू पुट सो वाइजली कि कल को जब झटका लगेगा और टैक्स बढ़ के 15 या 18 या 20% हो जाएगा, देन यू डन इनफ. Plus, you have to go back and look at those personalized calculations. That's why a personalized file is much better, because अगर 5, 7, 8, 10 साल के बाद आपको टैक्स के numbers change करने हैं, then you have to go back and see, is there any expense that I can reduce, minimize, or maybe अगर कोई benefits आ रहे हैं which I'm not using so far, maybe let us say after 60 there is additional tax benefit on FDs that senior citizens get, right? So you have to look at the whole picture, and it will keep changing with time. So that's what you have to factor in, and that's why you have to micromanage it. I wouldn't say micromanage it, but you have to manage it on an annual basis. Better if you do once in 6 months. Yeah. But you can't stick to one number. जब हम रिटायरमेंट कॉपस की बात करते हैं ना, आस्क्ड यू वेदर इट्स श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग, यू सेड, यू वर टेलिंग मी अबाउट द एंटायर ग्राफ ना आई वाज थिंकिंग कि जब वो ड्रॉप करता है ना, दिस विल प्रोबेबली हैपन व्हेन लेट्स से आई एम इन माय 80s. करेक्ट. आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे ना नौकरी कर सकती, आई वुड ऑल्सो प्रोबेबली नॉट वांट टू आस्क माई किड्स. सो देन हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दैट डिप व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट? Amazing question. So here is what you have to, so I'll tell you my numbers. I have planned for me and my wife for the age of 100. Okay. Now let me tell you some classic numbers that will sort of maybe be interesting for you. When India got independence, the average lifespan of an Indian male was 37 years. Oh. Today it is around 65, 67. Right? Now what does that mean? An average Indian male in 1947 used to live till 37. आज वो 67 तक जीता है, right? Now, what it means is if you're retiring at 60, you have to, on an average, worry about 7 years of life. Wrong. Why? Because 67 includes the rich, the poor.
The man in the village, the man in the urban setup. Yeah. People who are in urban setup with access to good food, good medical care, today are already living till 80 to 85. But somebody who's in 40s or 50s, by the time I'm 85, which is another 30 years away, longevity would have so much impact with better medical care, attention, this, that, you would live till 100. Yeah. So I've planned for that. That is a margin I've kept. Now you ask me, Shagun, what if I live till 105? Yeah. Then आखिरी 5 साल का क्या होगा? Honestly, I don't have an answer. Point is this, in any case, मैं अगर 50 पे रिटायर नहीं करता तो मैं 60 पे करता ना. Point is, there is always the retirement age. Yeah. For majority of the people, you have to take that call. I'm saying is, just plan better, keep certain margins of safety. There is nothing that you can do to see. I also spoke about one freak instance that you can plan for. Let's say somebody has a rare disease which requires 2 crores for treatment, right? आपकी सारी planning रखी रह जाएगी. But can you plan for that one freak, 1 in a 10 million case की what अगर मेरे को 2 crore चाहिए इलाज के लिए? If you start planning like that, then you will never ever Planning ही peaceful. करते रह जाओगे, Exactly. फिर तो retirement नहीं So होगा. at certain point of time you have to take, right? And Yeah. that's where I said life insurance, health insurance, certain factors you can soften the blow. Yeah. But you have to draw a line and say क्या probability है versus मतलब आप ये भी नहीं चाहते ना कि आप end तक काम ही करते रह जाओ, पता चला 62, 63 तक जॉब स्ट्रेस से हार्ट अटैक आके मर गए, तो वो भी नहीं चाहता हूँ ना मैं. सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस टू से वेयर डू यू ड्रॉ लाइन, एंड इट इज अ रिस्क बेस, इट्स अ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, डेफिनेटली इट इज. So let's come back again to your corpus. Can we talk about your asset allocation? Again, जब आप plan कर रहे थे versus now, कैसे आपका asset allocation has changed over the years? Okay, so I had much more in equity. So I was, when I retired, it was around 17 equity, 13 debt. Over a period of time, it moved to 60-40. So 60 in equity, 40 in debt. And off late, October end, 1st of November, I did a quick calculation. It's actually 53 in equity and 47 in equity, 53 in debt of fixed income. Okay. Now, interestingly, normally a lot of finance experts will talk about 100 minus age is a generic formula which you should have, it is by chance that I am 53 and that is 53, but that is not by design. I intend to sort of increase my equity exposure. Last 1 year or so, I've been slightly more on the cash and the debt side. Okay. And I'm not in a hurry to change, but if market really falls 10, 15, 20%, I'll maybe switch my ratios a little. Okay. I think for me, given the kind of corpus I have and the excess that I have, I would say I'll stick to around 60-40. And then now we'll have like an example wala question, because I know you love stories. So here's the story for you. Imagine that there is a kid, his name is Aman, he's 24 years old. वो career के first 2 साल उसके complete हो गए हैं, and very average salary of let's say 45,000 rupees per month. Now he is entering his financial planning journey and he doesn't understand कि उसको कितना पैसा कहाँ डालना है. सो इन्वेस्ट कितना करना है, सेव कितना करना है, या स्पेंड कितना करना है. हाउ वुड यू गो अबाउट हेल्पिंग हिम पुट द मनी इन दीज बास्केट्स? ओके, देखो पहले 10-15 साल तो अमन को सोचना ही नहीं कि मैं कितना बचाऊं, कितना डालूं, फाइनेंशियल गोल्स, अगर मुझे राजा की तरह रिटायर कर. मेरा ये मानना है कि फर्स्ट 10-15 ईयर्स तो जितना बचा सकते हो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो करो, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे यू वुड नेवर बी एन आइडियल नंबर टू बिगिन विद इन योर करियर. आप 25 साल पे, मैं अगर आपको बोलूँ आप 1 लाख डालो, आप बोलोगे अमन की तो सैलरी 45,000 है, राइट? सो इट डजंट मेक सेंस टू गिव यू नंबर्स, टारगेट्स, दिस एंड दैट. Problem in that is you should not end up spending all 45. Now you asked me a story. I'll ask you a question, Shagun. If you invest 10,000 rupees per month, okay, or let's say if Aman invests 10,000, is able to save 45 में से 35 से घर चला रहा है, 10,000 वो बचा लेता है. If he saves 10,000, invests in a equity mutual fund, right? Okay. इक्विटी म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकली पिछले 20 साल का एवरेज 12% रिटर्न दिया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज इंडेक्स लाइक अ निफ्टी काइंड ऑफ इंडेक्स. कुछ ने 18% भी दिया, कुछ ने 6% भी दिया, बट 12 इज रिस्पेक्टेबल बेंचमार्क व्हिच इज आल्सो एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री. अब 12% रिटर्न है, 10,000 आप हर महीने डाल रहे हो. आपको क्या लगता है कि 10 साल में 12% कितना बनेगा? लाइक द टोटल कॉर्पस उसका कितना साइज होगा रफली? अब मैं आपको ये भी बता दूं, आपने हर महीने आप डाल रहे हो तो 1 साल में 1,20,000 डालोगे, तो आप 10 साल में 12 लाख डालोगे. ठीक है, 10,000 करके 10 साल में आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया. ओके. एंड ऑफ द 10th ईयर
Yeah. that corpus roughly, and it's okay to be wrong also. Yeah. What do you think could be I don't know potentially? if it's anywhere near close to 1.5 It crores. is 23 lakhs. 23 lakhs. बिकॉज आप सारा का सारा आज नहीं डाल रहे हो ना, अच्छा, आप कुछ आज भी डाल रहे हो, बिकॉज कुछ को तो 10 साल लगा पैसा ग्रो होने का चांस मिला, पहले 10,000 को, आखिरी 10,000 तो आपने दिसंबर ऑफ 10th ईयर में ही डाला, उसको तो एक ही महीना मिला ग्रो होने का, कंपाउंड ही नहीं हुआ. करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट. सो दैट इज वेयर इट इज. सो अगर आप ये मैथमेटिकली देखोगे तो 12 लाख के 23 लाख बनेंगे. ओके, स्टैगर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. Yeah. अब मैं 10 ईयर्स को आई विल डू 4 times more. Okay. 40 साल तक. अब अमन अगर 22-23 साल का तो मान लो 60 तक 40 साल इन्वेस्ट कर सकता है, राइट. अब आप बताओ, मैंने ड्यूरेशन, अमाउंट सेम है 10,000, रिटर्न सेम है 12%, राइट. ओनली वेरिएबल हैव चेंज्ड इज मैंने 10 साल को 40 साल कर दिया. Okay. अब आप बताओ कितना बनेगा, 23 लाख की जगह कितना हो जाएगा. आई हैव गिवन इट another 30 years. See, two things. A, I think compounding is going to be insane. Wonderful. Yeah. And secondly, my math is really bad, so I'm going to give you It's like okay. a ballpark figure. I ballpark. really hope that it's not less than like 4 crores. I really hope. Really hope so. Really hope. Is it going to be less than that? I'm going to be sad. You're going to be sad? Yeah. Okay. You will be sad. Oh no. Because it will be 12 crores. So guys, remember that. जो पैसा 10 साल में जाके 12 लाख का 23 लाख हुआ है, वो 30 साल अगर और आप दे दो उसको 40 साल तक, तो वही पैसा 23 लाख से 12 करोड़ हो जाएगा. ओके, नाउ डज इट मेक यू वाओ? Let me just अभी SIP अभी start करें. No, but let me tell you with a word of caution, which is equally important. A lot of people miss. Yeah. अब मैं आज आपसे पूछना शगुन, विल यू बी हैप्पी विद 12 करोड़? 12 करोड़ मिल जाएंगे, खुश हो? बहुत खुश हूँ. रिटायरमेंट? यार ये प्रोडक्शन स्टूडियो खरीद लोगे? अभी छोड़ दूँ मैं तो. नहीं छोड़ सकते आप. आई विल टेल यू व्हाई. Oh no. व्हाई? बिकॉज ये आपका पैसा बनेगा ओवर नेक्स्ट 40 years. वो 12 करोड़, बिकॉज देयर इज एन इन्फ्लेशन. Yeah. इन्फ्लेशन को हम मान के चलें कि महंगाई हर साल 6% बढ़ रही है, दो इट कुड बी मोर और लेस. इट्स अगेन अ वेरी इंडिविजुअल नंबर, डोंट गो बाय द गवर्नमेंट नंबर्स बिकॉज देयर आर वेरी डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स. बट 6% ही मान के चलो, तो जो आपका 12 करोड़ तब मिलेगा ना आपको 40 साल के बाद, दैट इज वर्थ 1.2 करोड़ टुडे. अब आप बताओ 1.2 में जॉब छोड़ने को तैयार हो? वो तो नहीं हो पाएगा, है ना. सो द पॉइंट इज दिस, यू हैव टू कीप चिपिंग अवे. तो अगर अमन आज 22-23 साल का है, अगर अभी जस्ट जॉब शुरू करी है, तो मैं अमन को ये तो बोल ही नहीं सकता हूँ कि भाई 45,000 नेट होम आ रहा है तो 40 लाख इन्वेस्ट करो, 40,000 इन्वेस्ट करो. दोज आर ऑल सिली थिंग्स. 500, 1,000, 2,000, 5,000, 8,000, जितना कर सकते हो भाई शुरू करो. द हैबिट, द डिसिप्लिन इज मच मोर इम्पोर्टेंट. और पहले 7-8 साल तो आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है, इससे अच्छा तो मैं पार्टी कर लेता, या अच्छे शूज़ खरीद लेता, या मैं मतलब एक 8 लाख की कार की जगह 15 लाख की कार खरीदता. यू विल फील दैट इन द फर्स्ट 7-8 years. पर उसके बाद जो रॉकेट की तरह कॉर्पस ग्रो होगा ना, दैट विल astound you. My problem with those people who are able to stick around for that long is 8-9 साल के जब वो अपना पैसा मल्टीप्लाई होता देखते हैं ना, वो aggressively बचाने और लगते हैं rather than spending. Now is the time you can enjoy your money. But they are so addicted to seeing the money grow so beautifully without any effort. There is a lady who came to me at the age of 40. She was like literally crying कि मेरे को इस साल इंक्रीमेंट नहीं दिया, हाइक नहीं दिया, मुझे सिर्फ 6%, 8% मिला, इतने से क्या होता है, this and that. And that increment was worth coming to some few lakhs. And I showed her portfolio returns and I said, look at this. This is your passively growing money which grew while you were sleeping and working offices, your investments that you did. And she earned 4 times more. Her portfolio net worth had grown 4 times more than the increment that she got. मैंने तो क्यों रो रहे? Salary तो is now a very small piece of your net worth growing, right? Now you stop working for salary. So there comes a time, there should come a time when you don't work for salary, you work for joy, you work for peace, you work for happiness. वो आएगा, बट उसके लिए स्टार्ट तब करना है जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ. So that is the reality of life. अब आप मान लो आप 10,000 डाल रहे हो हर साल. अब अमन को कुछ तो इंक्रीमेंट मिलेगा. अमन, आई एम अज्यूमिंग, इज अ 5-star एम्प्लॉई डूइंग गुड, राइट? कुछ तो इंक्रीमेंट मिलेगा. अगर मैं बोलूँ अगले साल 10 की जगह, उसको बोले अमन भाई 10 की जगह 11,000 डाल दो, कर सकता है? पॉसिबल? 10%. हर साल मैं बोलूँ 10% और ऐड कर दो. अब मैंने सिर्फ 10% ऐड किया, अब वो 12 करोड़ कितना बढ़ेगा? 10%? नहीं, बिकॉज वो भी तो रिटर्न्स भी तो उसके कंपाउंड होंगे. वाओ, यू आर, शगुन इज अ गुड स्टूडेंट. आई एम वेरी हैप्पी.
Okay. So what do you think? If that was 12 crores, और 10% अब हम ऐड कर रहे हैं हर साल इन SIP. I hope it's going to be upwards of 20 crores because हमारे पास 30 years का अभी भी टाइम स्पैन है. हाँ, total 40, yeah. Total 40 ना? हाँ. 35 crores? Amazing, Shagun. You're exactly bang on. It will be 35 crores. Oh, damn. So देखो, आप 10 साल में 23 लाख पे थे. अगर आप उसको 40 साल ग्रो होने दोगे तो 12 करोड़ हो जाएगा. और आप हर साल अगर उसी 10,000 में 10% भी डालते जाओगे तो नॉट 10%, इट विल ग्रो 200% मोर. 12 का 35 करोड़ की 35 करोड़ के करीब आएगा. That's now where the powerful thing is. That started with 10,000 rupees and now it's 35 crores. Yes. Because you're compounding the investment side also. आप हर साल 10% कंपाउंड करो ना. इस साल 10,000 डाला, अगले साल 11, अगले साल 12,100 डाला, तो क्या you're doing that. And the magic अब इस सब में you have to remember only one thing. Your money is fixed. आप 10,000 या 11,000 जो भी डाल रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न मैं तो 12 ही मान के चल रहा हूँ, which is an average market. If you're a slightly good investor, you could get 13, 14, 15% also, right? Only thing that is changing in all of this is duration. 5 years, 10 years, 15 years, 40 years. Yeah. Right? I think And that it's is as simple as that. Yeah. Problem is this: people who don't start in 20s may have to use double or more money to reach the same goal if they start in 30s. And a lot of people don't start in 20s. Yeah. तो अगर यही गोल आप मेरे को बोलो कि समित नाउ अमर इज इंस्टेड ऑफ 22 इज 32, अब बताओ कितना चाहिए. तो मेरे ख्याल से 10,000 की जगह में कुछ 22, 20, 22, 25,000 होगा. आई डोंट नो व्हाट दैट नंबर. एंड हर कोई क्या सोचता है, मेरे तब तक इंक्रीमेंट्स होंगे, सैलरी बढ़ेगी, मैं उस टाइम पे मेरे लिए 25,000 पर मंथ विल बी ईजियर, मैं अभी से क्यों 10,000 डालूं. द पॉइंट इज बाय दैट टाइम योर लाइफ स्टाइल वुड हैव गॉन अप. Absolutely. You would be living in a better house, you'll be spending much more better. It will be equally challenging at the age of 30, 35. You'll have a kid, therefore you will say, अरे अब तो मेरी स्कूल की फीस जुड़ गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया. So my point is start early. Don't look at your numbers, don't do the maths, don't worry. Habit है, कर सकते हो. किसी महीने नहीं है मत करो, जिस महीने है ज़्यादा कर लो, ठीक है. I would rather say, that's another advice I give to everyone is, please commit to a number, stick to it. SIP है या जो भी, और SIP doesn't mean only mutual funds. If you think you want to do direct equity, please do whatever makes you grow make your money grow. But उससे नीचे मत आओ. तो अगर आपको लगता है कि I know people 2 महीने 10,000 डालेंगे, फिर 3rd month 0 कर देंगे कि कोई खर्चा आ गया, फिर 4th month में वापस 10 कर देंगे. प्लीज डोंट डू दैट. अगर आपको लगता है कि आपके 3 महीने में आपका सिर्फ आप 20,000 ही डाल सकते हो, तो आप डिवाइड बाय 3 करके 8.5 ही डालो, बट उसको स्टॉप नहीं करो. आई थिंक जो मेन क्रक्स है वो ये है कि आपको उसको कंसिस्टेंटली करना है. Consistency, yes. बीच में आप रोक के कर. कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. और कुछ, एंड देयर इज एवरीथिंग एल्स इज फाइनेंशियल महाज्ञान. कुछ और करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड सुपर स्मार्ट इंटेलिजेंट नंबर्स, ये वो. लाइफ विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट, but you have to give it time, and therefore the sooner the better. So अब इस podcast को देखने के बाद someone is really inspired and they're like, I'm gonna start my retirement planning journey. What is one advice that you would want to give them कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है before you start your planning? I will say 2 things. One, start early, as I sort of professed earlier itself, कि जितना जल्दी शुरू करो अच्छा है. Amount doesn't matter. See it grow and you will automatically want to invest more. The second most important thing is, standard question that most of people ask is, tell me a product which gives high returns or something that gives me best return. Please remember, in the long run, it is not about what gives you better returns. It's much more important is what gives you less risk. Yeah. What avoids you from losing your money. Now that is more important. So if you can take care of that, even if you are getting average returns, you will still be 100 times better than somebody who has taken silly or incorrect decisions or get influenced by information. So not losing money is more important than getting high returns. And what typically happens is people in their, I don't know whether you want to greed or whether you want to be competitive with your peers to say, अरे उसके तो 40% रिटर्न आ रहे हैं, मेरे 20 आ रहे हैं. So boss, if you're getting 20% returns, you are a magician. Yeah. So point is this, don't compare to others. Most important is protect your money. If that is done well, money will grow. Maybe it will grow a little slower, but that's okay. That's better than one wrong move, one loss. Yeah. And it may take you decades to recover that money. Right. तो basically safe रहना है और consistent रहना है. सेफ रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है.
Understood. Thank you so much, sir. I think I forgot that there were cameras here. It was a very good conversation. And I learned so much. But I think like you said, wo just starting early wala is a really big factor, and to have tough conversations in life. Yes. Because that is important. So thank you so much for this conversation. Thank you, Shagun. It was my pleasure as well. I thoroughly enjoyed this conversation. एंड यू टू, आई होप आपकी कॉन्वर्जेशन पसंद आया हो और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले हो. अब मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो विद अनदर गेस्ट. सो टेक केयर अंटिल देन. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.